Jay Prakash Award. It is our privilege to have Professor Srivastava as our guest of honor, whose vast experience and insight promise to enrich today's occasion. I now have the honor of requesting Professor Sanjay Srivastava to come to the podium to address the gathering. प्रोफेसर अमिता पांडे जी, श्री कृष्ण मोहन जी, प्रोफेसर राजेश मिश्रा जी, आदरणीय परम आदरणीय चीफ गेस्ट स्वतंत्र देव सिंह जी जो अभी अपना वक्तव्य देने के बाद चले गए हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है कि कुंभ के आयोजन के विषय पर ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज जिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है, और ये भी सही बात है कि जैसा अभी प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह जी कह रहे थे कि उस तरह से नहीं हुआ है जैसा कि अब तक हो जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो एकेडमिक जर्नी है, इससे हम कुछ उन विषयों को अवश्य आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिसका कि अध्ययन आने वाले समय में हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो करेंगे। देखिए, मैं कोई कुंभ का या इस तरह के आयोजनों का एक्सपर्ट नहीं हूँ। बेसिकली मेरा जो विषय है राजनीति शास्त्र है, और उसी दृष्टिकोण से मैं कुंभ को देखता हूँ। प्रयागराज में का होने के कारण यहाँ जन्म और उसके बाद फिर एक लंबा समय व्यतीत अध्ययन करने की वजह से कुंभ को, माघ मेले को बहुत करीब से देखने, उसको जीने का अवसर मिला है, और उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। 12 वर्ष में कुंभ इसलिए होता है कि बृहस्पति जो है वो एक राशि में 1 वर्ष रहता है, और 12 वर्षों में वो 12 राशियों का भ्रमण कर लेता है। तो ये जब टॉरस यानी वृष और मेष के मुक्ता वृष राशि में जब रहता है तो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन, और मकर में सूर्य जब हों और चंद्र हों तो फिर ये आयोजन होता है। मौनी अमावस्या जब सूर्य और चंद्र दोनों मकर राशि में आते हैं। अगर हम प्रयागराज में स्नान का महत्व देखें, इसको माघ मेले का नाम देना, बाद में इसको कुंभ का नाम देना, या अमावस्या का मेला कहना, ये इन सबसे अलग हटके हम लोग देखें तो प्रयागराज में स्नान का महत्व हमें ऋग्वेद में से मिलना शुरू होता है। यानी अगर ऋग्वेद का समय 5000 वर्ष के पूर्व का माने हम लोग आज से, तो उसमें इसका जो उल्लेख है वो हम लोगों को दिखाई देता है। तो सर ठीक है, गलत तो नहीं बोला। तो ये देखने को हमें मिलता है ऋग्वेद से, और ऋग्वेद के से ये 5000 वर्षों से जो ये लगातार परंपरा चली आ रही है। मैं जो आपको इशारा करना चाहता हूँ, जो इंगित करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये परंपरा इतने लंबे समय से चलती चली आ रही है, तो ये बिना किसी फिलोसॉफिकल बेसिस के नहीं हो सकती। जब तक कि सनातन धर्म का एक फिलोसॉफिकल, एक दार्शनिक आधार और एक सशक्त दार्शनिक आधार नहीं होता, तो ये परंपरा इतने समय तक चलती नहीं रहती। तो सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगती है वो ये है कि इसका एक बहुत पुराना और बहुत ही व्यापक और बहुत ही गहरा दार्शनिक आधार है। अगर आप ज़्यादातर इंडिक रिलीजन्स में देखें तो आपको ये दार्शनिक आधार मिलेगा, लेकिन अगर आप अब्राहमिक रिलीजन्स में देखें तो इस प्रकार का फिलोसॉफिकल बेसिस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक हमारी लंबी परंपरा, और उसमें फिर कई तरह के न्याय शास्त्र और कई तरह की तत्वों की मीमांसा करने की विधियां, तो ये सारी की सारी जो बिंदु हैं, ये सारी के सारे जो दृष्टिकोण हैं, ये सनातन धर्म को एक बड़ा
दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं। और इसी की वजह से हम लोग देखते हैं कि लगातार 5000 वर्षों तक के से निरंतर ये जो परंपरा है हमारी, ये जो धार्मिक हमारा अनुष्ठान है, ये लगातार चलता चला आ रहा है। इसके बाद आपको गीता में, मानस में, पुराणों में आपको प्रयागराज में स्नान का महत्व का वर्णन जगह जगह पर मिल जाएगा। स्कंद पुराण की बात अभी प्रोफेसर आनंद शंकर जी कर रहे थे। मैं इसे एक दूसरी तरह से भी देखता हूँ, और एक राजनीति शास्त्री होने के नाते मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि इस अनुष्ठान में, इस कुंभ के अनुष्ठान में जब करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं, माननीय अमावस्या का जो स्नान होता है उसमें ये माना जाता है कि 1 करोड़ से अधिक लोग उस दिन आकर के स्नान करते हैं, और ये जो कल्पवास का समय होता है ये भी लंबा चलता है। तो इस समय जो डिबेट्स हैं, जो डिस्कोर्सेज हैं, या रिलीजन से रिलेटेड जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार समय के अनुरूप ये नैरेटिव्स, ये डिस्कशंस, ये डिबेट्स, ये डिस्प्यूटेशंस बदलते हैं। अगर आप मध्यकाल के समय में देखें, जहां से ये परंपरा कि हाँ ये कुंभ होगा, इसके अर्ध कुंभ होगा, महाकुंभ होगा, और फिर 144 वर्षों के बाद महाकुंभ होगा, तो इस तरह के नैरेटिव्स, और फिर उसके बाद किस तरह से धर्म की रक्षा की जानी है, किस प्रकार से कर्मकांडों को बल प्रदान करना है, ऐसी बहुत सारे नैरेटिव्स जब मध्यकाल में कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता था, तो उस समय इस तरह के बहुत सारे नैरेटिव्स जो हैं वो सेट किए जाते थे, और वो उस समय के हिसाब से आवश्यक थे। एक और आपको बात बताएं कि 1954 में, अगर मुझे सही वर्ष याद है, तो जब कुंभ में स्टैम्पीड हुई थी इलाहाबाद में, और कई लोग की मृत्यु हुई थी उसमें, तो उसी समय जो हिंदू कोड बिल था उसके बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई थी, और उसका विरोध करने की बात उस कुंभ में जो हमारे साधु संत थे, जो सन्यासी थे, जो शंकराचार्य थे, उन्होंने लिया था। तो ये एक परंपरा कि सनातन धर्म को किस तरह से उसका मार्गदर्शन करना है, ये निर्णय हमारे साधु और संत मिलकर के, हमारे शंकराचार्य मिलकर के प्रयागराज में लेते थे। उनके बीच में भी आपस में इन बातों को लेकर के बहुत गहराई से विचार विमर्श होता था, तर्क होता था, और जो डिस्प्यूटेशन है, जो परस्पर संवाद की जो प्रक्रिया है वो होती थी, और फिर उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचा जाता था कि किस प्रकार से इस धर्म की रक्षा की जाए, या धर्म की जो परंपराएं हैं उनको निरंतर चलते ही रहें। बाद में जब संविधान और उसके बाद से सेक्युलरिज्म का जो प्रचलन था, और विशेष रूप से जो यूरोपीय सेक्युलरिज्म का प्रचलन आया भारत में, तो उसमें उस समय से ये परंपरा धीरे धीरे करके शिथिल हुई, और ये माना जाने लगा कि जो संत परंपरा के लोग हैं, जो ऋषि परंपरा के लोग हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है समाज को रास्ता दिखाने में, या समाज के रास्ते को तय करने में। वो केवल मंदिर के प्रबंधन या धार्मिक अनुष्ठानों के प्रबंधन तक ही अपने आप को सीमित रखे। तो वहां से उनकी जो भूमिका है वो कम होती है। लेकिन फिर आप देखते हैं कि इमरजेंसी के समय का जो माघ मेला होता है, उसमें भी अगर आप उस समय के जो इमरजेंसी पे किताबें लिखी गई उनको अगर आप पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आपको ये समझ में आता है कि इमरजेंसी के विरोध में और सरकार के विरोध में उस माघ मेले में भी नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। उसमें भी ये प्रयास किया गया कि नहीं, ये जो आपातकाल लगाया गया है इसका कोई औचित्य नहीं है, और ये मानव के जो मौलिक अधिकार हैं या उनकी जो स्वतंत्रताएं हैं ये उनको बाधित करने वाला है, और इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिए। तो ये जो हमारा माघ मेला है या हमारा जो ये कुंभ मेला है, इसमें सामाजिक व्यवस्था को मार्गदर्शन देना, धर्म को मार्गदर्शन देना, और अनेक स्थानों पर राजनीतिक व्यवस्था को भी मार्गदर्शन देने संबंधी
विचार विमर्श होते रहे हैं और उससे एक बड़ा डायरेक्शन निकल करके सामने आता रहा है। और जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो भी माघ मेले और कुंभ मेले को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते थे कि यहाँ पर जो विमर्श हो रहा है ये विमर्श क्या कह रहा है, ये विमर्श क्या बता रहा है, ये विमर्श किस प्रकार के लोकमत की तरफ इंगित कर रहा है। तो ये भी इस मेले का और ये जो रिलीजियस कॉन्ग्लोमरेशन है उसका महत्व है। जो लोग राजनीति विज्ञान के शोधार्थी हैं वो इसको इस दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। और आप इमरजेंसी के जो 2.5 साल और उसमें जो 2 माघ मेले होते हैं उनका आप लोग अध्ययन करें तो आपको डेफिनेटली ये चीज कई जगह निकल करके सामने आएगी। जब हमारे साधु संतों ने इमरजेंसी का विरोध किया, जब हमारे साधु संतों ने 1954 में जो हिंदू कोड बिल था उसके ऊपर अपने वक्तव्य जो है वो रखे, और उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि साधुओं ने लोकसभा का भी उस समय एक घेराव किया था। तो इसके अनेक आयाम हैं। जैसे आप देखते हैं कि अखाड़े हैं, जब वो पहला शाही स्नान होता है तो जूना अखाड़ा के लोग तलवार लेकर के संगम में प्रवेश करते हैं, जल में प्रवेश करते हैं। तो ये अखाड़े मध्यकाल में मूलतः बनाए गए और इनका उद्देश्य था, ये इसलिए अपने पास इस तरह के विपिल्स लेके चलते कि इनका उद्देश्य ये इसलिए बनाए गए थे कि धर्म की रक्षा की जा सके, मंदिरों की रक्षा की जा सके, आवश्यकता पड़ने पर जो माँ हैं, जो बहनें हैं, उनके स्वाभिमान की रक्षा की जा सके। तो इसलिए इन अखाड़ों को भी इस मेले में महत्व दिया गया। ऐसे जी समय है, बोलिए। एकदम कटिंग। इस मेले में अगर 1 करोड़ से ऊपर लोग इकट्ठा होते हैं तो ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे वो मेले में रहेंगे, कहाँ वो खाना खाएंगे, किस प्रकार से वो फ्रेश होंगे, किस तरह से उनकी दवाई की व्यवस्था होगी, रास्तों की व्यवस्था होगी। तो ये पूरा का पूरा एक नगर बसाया जाता है। तो जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे विषयों पे काम कर रहे हैं या मैनेजमेंट के विषयों पर काम कर रहे हैं तो उन छात्रों को भी इस बारे में देखना चाहिए कि किस प्रकार से इस पूरे के पूरे रिलीजियस कॉन्ग्लोमरेशन को मैनेज किया जाता है, कैसे इसका प्रबंधन किया जाता है, कैसे इसका प्रशासन किया जाता है। अभी जो हमारी उद्घोषिका महोदया थी उन्होंने यूनेस्को की बात करी। तो ये जो हमारा कुंभ है ये एक तरह से भारत की सांस्कृतिक शक्ति को, एक मजबूत सांस्कृतिक आधार को भी दिखाता है। और ये वो आधार जो लगातार 5000 वर्षों से चला आ रहा है किसी ना किसी रूप में। ठीक है, समय के अनुरूप उसको अलग अलग नैरेटिव्स दिए गए, अलग अलग तरह से उसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया। किसी ने कहा कि जो मिथिकल बातें थी कि वो अमृत छलका, वहाँ पे अमृत गिरा, और मौनी अमावस्या के दिन जो देवता हैं वो भी आते हैं, स्नान करते हैं। तो ये इस तरह की चीजें, और ये देखिए ये चीजें प्रकृति से भी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हमेशा एक प्रश्न मन में आता था कि मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के समय में पानी क्यों बरसता है। थोड़े से ही समय के लिए होता था। अब इधर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रयागराज में पानी जरूर बरसता था। तो जियोग्राफर्स कहते थे कि साहब ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स की वजह से ये डिस्टर्बेंस होता है और मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति पे पानी बरसता है। लेकिन मौनी अमावस्या की तिथि बदलती रहती है। मकर संक्रांति तो ठीक है, एक ही समय है उसका, 15 जनवरी, कभी कभी वो 14 से शुरू होती है, लेकिन मूलतः 15 जनवरी को वो होती है। लेकिन वो ट्रेड विंड फिर अगर मौनी अमावस्या की तिथि बदलती है तो फिर ट्रेड विंड भी क्या उसी हिसाब से चलती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनका वैज्ञानिकों के पास भी अभी तक जवाब देखने को नहीं मिला। तो ये जो कल्चरल रिचनेस शो करता है ये कुंभ मेला, ये हमारी सॉफ्ट पावर भी है, ये एक पावर ऑफ अट्रैक्शन भी है कि उस पूरे के पूरे माह में पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो भारत के प्रयागराज पर रहता है। और
तमाम सारे टीवी चैनल्स में वो ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, मैगजीन्स उसके बारे में लिखते हैं, सोशल मीडिया पे उसके बारे में लिखा जाता है कि हाँ ये एक रिच कल्चरल ट्रेडिशन है इंडिया का, ये कल्चरल रिचनेस है, ये सनातन धर्म की एक अपनी बहुत गहरी फिलोसॉफिकल बेसिस वाली ये संस्कृति है। और ये संस्कृति जब आप कहते हैं कि भारत एक उदयमान शक्ति है, तो उदयमान शक्ति के लिए ये आवश्यक होता है कि उसकी जो विरासत है, उसकी जो लिगेसी है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये इस तरह के जो आयोजन हैं ये दिखाते हैं कि हमारी जो लिगेसी है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी पुरानी है और कितनी उसमें निरंतरता है। एक समय था जब ये हाईलाइट किया जाता था कि इंडिया जो है वो स्नेक चार्मर्स का देश है। आप जैसे कुंभ मेले में जाइए तो आपको स्नेक चार्मर्स मिल जाएंगे, आपको साधु मिल जाएंगे जो रोप ट्रिक कर रहे हैं, वो सीधी रस्सी बिल्कुल खड़ी कर दें। आज का जो कुंभ मेला है वो हाईटेक कुंभ मेला है, जिसमें AI